गुड मॉर्निंग एवरीवन दोस्तों, आज है 2 मई 2023 और हम लोग करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर के एनालिसिस। मेरा नाम है सितेंद्र चौधरी और फिर से लाया हूं आपके लिए कुछ टॉपिक्स, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। तो आज कौन कौन से टॉपिक करने वाले हैं, ब्रीफली देख लेते हैं। तो रिजर्वेशन इन प्राइवेट सेक्टर, बेसिकली ये ना टॉपिक हरियाणा से आता है, क्योंकि हरियाणा में क्या हुआ था, लास्ट ईयर एक बिल पेश किया गया था जिसमें हरियाणा के लोकल रेजिडेंट को कुछ रिजर्वेशन देने की बात कही गई थी। तो वहां से हम लोग इसको करने वाले हैं, इकोनॉमी सेक्शन से करने वाले हैं और इसको हम लोग पॉलिटी वाले सेक्शन से भी करेंगे। कंसेंसुअल डाइवोर्स के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही बड़ा लैंडमार्क एक डिसीजन दिया है। वो डिसीजन क्या है, किस तरह से वो काम करेगा, उसके बारे में बात करेंगे। इंडिया में जो डिवोर्स लेने की प्रोसेस है वो कैसी होती है, वो थोड़ा हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। उसके अलावा दिल्ली में पोल्यूशन को लेकर ऑलरेडी यूपीएससी में क्वेश्चन आ चुका है, तो आज फिर से बात करेंगे दिल्ली में पोल्यूशन के कारण कौन कौन से होते हैं और उसका सोल्यूशन क्या क्या निकलेगा। तो बेसिकली मोस्टली फोकस हमारा यहाँ पे सोल्यूशन के ऊपर ही रहने वाला है। उसके अलावा एशियान और इंडिया की एक एक्सरसाइज भी चलने वाली है, उसके बारे में बात करेंगे। उसके अलावा कुछ आज का जो एडिटोरियल है वो है कुछ पुराने गवर्नमेंट जो बॉडीज हैं, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कुछ इनिशिएटिव्स हैं और इस नई सरकार के द्वारा उनको बंद किया जा रहा है। तो वो उसके बारे में थोड़ा सा, हालांकि थोड़ा सा गवर्नमेंट का क्रिटिकल है। काफी क्रिटिसाइज किया गया है गवर्नमेंट को, लेकिन मैंने कोशिश किया है कि यहाँ से थोड़ा सा हम लोग न्यूट्रल रह के ही बात करें। उसके अलावा कुछ एडिशनल आर्टिकल भी हम लोग यहाँ पे आपके लिए लेके आए हैं। चलिए जी, ये कल वाला कोट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट अंटिल द गोल इज रीच्ड, स्वामी विवेकानंद जी ने ऐसा कहा था। चलिए जी, लेकिन एक अनाउंसमेंट ये मैंने पहले अनाउंसमेंट अब तक नहीं किया है, क्योंकि ऑलरेडी एडमिशन्स बहुत ज़्यादा हो रहे थे और बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी एडमिशन ले चुके हैं। तो अभी 1 मई से, यानी कि कल से हमारा बैच स्टार्ट हो चुका है, संकल्प यूपीएससी 2024 का बैच। और ये इसमें हम लोग प्रीलिम्स और मेंस दोनों की तैयारी करवाते हैं। फीस बहुत नॉमिनल रखा हुआ है, ओनली 15,000 रुपीज़। और जो भी लोग इसको लेना चाहते हैं, इसको ज्वाइन करना चाहते हैं, आराम से कर सकते हो। 12 ईयर से 18 मंथ्स का यहाँ पे इसका पूरा ड्यूरेशन रहेगा। स्पेशली जो स्टूडेंट्स कॉलेज में पढ़ रहे हैं इस समय, या जो अभी तैयारी करने का सोच रहे हैं, उनके लिए बहुत ही बढ़िया जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है। शाम को अपनी क्लास होती है मंडे टू फ्राइडे, और 2 दिन सैटरडे संडे आपको सेल्फ स्टडी के लिए रखा जाता है। अगर आप कॉलेज में पढ़ते हैं तो कॉलेज से आके भी आप आराम से, या जॉब करते हैं या कहीं दिन में बिजी रहते हैं, तो आप 7 to 10 PM का क्लासेस का टाइम रहता है, आप क्लास जाके वहाँ पे कर सकते हो। किसी भी इंक्वायरी के लिए ये व्हाट्सएप नंबर आपको दिया हुआ है, आप इस पे जाके सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हो, या फिर वेबसाइट को जाके भी विजिट कर सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा। तो ये तो रही कोर्स के बाद। अभी तक काफी ज्यादा बच्चे एडमिशन ले चुके हैं। अगर आप मेरे से कोई एडमिशन लेते हैं तो क्लास में सीधा हमारी फिर मुलाकात होती है। चलिए जी, पहले टॉपिक में बढ़ते हैं। हैपनिंग हरियाणा स्लिप्स एज इन्वेस्टमेंट्स ड्रॉप अमिड वरीज ओवर लॉ रिजर्विंग जॉब्स फॉर द लोकल्स। देखिए, ये हेडिंग ना अपने आप में बहुत कुछ कह दिया है। हैपनिंग हरियाणा, इसका मतलब ये है कि भाई हरियाणा में हो रही थी बढ़िया इन्वेस्टमेंट, तो सब खुशहाली हो रही थी, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा था, जॉब्स क्रिएट हो रही थी, कंपनीज इंडिया में हरियाणा में आ रही थी। हैपनिंग हरियाणा, इसका मतलब ये है। स्लिप्स मतलब पहले जो हैपनिंग हरियाणा हो रहा था, ये जो इन्वेस्टमेंट इंडिया में आ रही थी हरियाणा में, वो हो गई है कम। क्यों हो गई है? बिकॉज ऑफ द वरीज, चिंताएं। किस चीज की चिंताएं? ओवर लॉ, जो हरियाणा में कानून बनाया गया, किस लिए? रिजर्विंग जॉब्स फॉर द लोकल्स, लोकल लोगों को जॉब जो है रिजर्वेशन। अभी ये ना पूरे इंडिया में ही चल रहा है, छत्तीसगढ़ में भी, झारखंड में भी, उड़ीसा में भी, जहां पे वो लोकल लोगों के लिए जॉब्स को रिजर्व कर रहे हैं। कुछ परसेंटेज, कहीं पे 50 है, कहीं पे 60 है, कहीं पे 70 है। हरियाणा में कितना है? 75%। हालांकि ये कानून अभी कोर्ट के अंदर है, ये प्रॉपर लागू नहीं हुआ है, बट स्टिल कानून ये कहता है, जो प्रपोज किया था हरियाणा ने लास्ट लास्ट ईयर, कि जिस भी आदमी की जॉब 30,000 या उससे ज्यादा है, ऐसी नौकरियों में 75% रिजर्वेशन लोकल लोगों को दिया जाएगा। ये कानून प्रपोजल आया था, अभी ये कोर्ट के अंदर है। तो इसके डर में क्या हुआ, बहुत सारी कंपनीज हरियाणा से इन्वेस्टमेंट वापस ले रही हैं। जो फैक्ट्रीज वगैरह या जो कंपनीज हरियाणा में आना चाहती थी, अभी वो हरियाणा में नहीं आ रही हैं। अब सोचने की बात है, 75% लोकल जॉब आप कैसे प्रोवाइड करोगे अगर आपके पास स्किल्ड वर्कर ही नहीं है? देखिए यार, प्राइवेट कंपनी का तो पर्पज क्या होता है? प्रॉफिट कमाना। और प्रॉफिट तब कमाया जाता है जब उनकी एफिशिएंसी हाई होती है। प्रॉफिट तब कमाया जाता है जो वहां पे काम करने वाले लोग होते हैं, उनका आउटपुट मैक्सिमम होता है। ऑब्वियस सी बात है। तो प्राइवेट कंपनी क्वालिटी के ऊपर ज्यादा फोकस करती हैं, क्योंकि क्वालिटी होगा तभी बढ़िया प्रोडक्शन होगा, तभी उनको प्रॉफिट होगा। अब 75% अगर आप लोकल लोगों को रिजर्वेशन दोगे, हो सकता है ये लोकल लोग प्रॉपर तरीके से क्वालिफाइड ना हो, ये प्रॉपर तरीके से स्किल्ड ना हो,
अगर आप इनको हायर करना पड़ेगा मजबूरी में 75% जॉब के चक्कर में, तो प्रोडक्शन आपकी कम हो जाएगी, प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी, प्रॉफिट भी कम हो जाएगा। इसीलिए ये जो इन्वेस्टमेंट है, जो कि हरियाणा में यूजुअली आ रहा था पहले, क्योंकि हरियाणा को बहुत सारा बेनिफिट मिलता है ना। हरियाणा प्लेन एरिया में भी है, एग्रीकल्चर लैंड भी है, ऊपर से दिल्ली एनसीआर रीजन में भी आता है बहुत सारा एरिया, और यंग पॉपुलेशन भी है, उसका बहुत बेनिफिट मिलता है। आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि इस तरह से शेयर कम हुआ है। 2022 के अंदर जो कोस्ट था, यानी कि जो आप इंडिया की शेयर की बात कर सकते हैं, दैट वाज 2.989% ऑफ हरियाणा शेयर इन इंडिया, जो कि 2022-23 में घट के सिर्फ रह गया कितना, 1.06, मतलब आधे से भी कम हो चुका है। 60% इन्वेस्टमेंट मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट्स के अंदर जो है वो डाउन हुई है हरियाणा के अंदर। 8% जो इन्वेस्टमेंट है इरिगेशन प्रोजेक्ट के अंदर वो डाउन हुई है। कई सारी कंपनी जिन्होंने पहले ही अनाउंस किया था कि वो हरियाणा में इन्वेस्ट करेंगी, अभी वो दूसरे स्टेट्स के अंदर इन्वेस्ट करेंगी। आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो, डेटा मैंने आपके लिए यहाँ पे थोड़ा डाला हुआ है, हालांकि ये डेटा आपको याद नहीं करना है एज सच, लेकिन पिक्चर क्लियर करने के लिए डेटा बिल्कुल आपकी बात करता है। 2021-2022 के अंदर जो इन्वेस्टमेंट था, दैट वाज 56,000 करोड़ रुपीज। अभी घट के कितना रह गया, ओनली 39,000 करोड़ रुपीज। मतलब 30% का जो है यहाँ पे फॉल हुआ है। अगर आप पूरे हरियाणा की बात करें इन्वेस्टमेंट के कंपैरिजन में, पहले इंडिया का रैंक, हरियाणा का रैंक हुआ था 9, अब इंडिया हरियाणा का रैंक कितना हो गया, 13। मैन्युफैक्चरिंग इन्वेस्टमेंट तो 60% घट गया है, ओनली 9,500 करोड़ रुपीज। मारुति सुजुकी जो कि हरियाणा में बहुत लंबे समय से काम कर रही है, उसने भी ये कहा है कि वो अपना 24,000 करोड़ का प्लांट अभी पहले हरियाणा में लगाने का सोच रहे थे, अभी शायद वो महाराष्ट्र में, तेलंगाना में या गुजरात में लगा सकते हैं। इससे कितनी सारी जॉब्स क्रिएट होती, अब वो जॉब कहाँ चली गई, हरियाणा से बाहर चली जाएंगी। ये कुछ चीजें हैं जिसकी वजह से यहाँ पे प्रॉब्लम आई है। उसके अलावा जैसे मैन्युफैक्चरिंग, इंडस्ट्रियल पार्क्स, रोडवेज, रियल्टी प्रोजेक्ट्स वगैरह में वो सारी चीजें भी जो है डाउनवर्ड यहाँ पे गया है। कानून मैंने आपको बता दिया है, मंथली सैलरी जो है 30,000 से अगर ज्यादा होती है तो लोकल लोगों को 75% रिजर्वेशन दिया जाता है। हालांकि अभी ये कानून प्रॉपर तरीके से लागू नहीं हुआ है, लेकिन कंपनीज को डर है कि फ्यूचर में अगर ये लागू होता है तो उनका प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पे कम हो सकता है। वो सब चीजें हैं। तो अगर हम लोग इन जनरल बात करें, प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन की बात करें, तो इसका क्या बेनिफिट होते हैं। पहला बेनिफिट तो ये होता है भैया, सीधी सी बात है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिलता है लोकल लोगों को, जिससे रीजनल इनक्वालिटी वो कम होती है। उसके अलावा इट रिड्यूसेस द फ्रिक्शन बिटवीन लोकल एंड द माइग्रेंट वर्कर्स। कई बार ऐसा देखने को मिला है, जो माइग्रेंट वर्कर्स होते हैं जैसे तमिलनाडु में, तेलंगाना, महाराष्ट्र, हर जगह पे उनके बीच में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। अगर लोकल लोगों को क्यों, और वो लड़ाई झगड़े का मेन रीजन क्या होता है, लोकल लोगों को ये लगता है कि जो माइग्रेंट्स हैं उनकी जॉब छीन रहे हैं, और जिसकी वजह से वो खुद अनएम्प्लॉयड हो गए हैं। तो अगर लोकल लोगों को यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट मिलेगा तो शायद ये जो फ्रिक्शन है वो भी कम हो जाएगा। Since migration of the labor is more often seasonal, the law can lower the dependence of the migrant laborers and reduces the absenteeism। क्योंकि जो माइग्रेंट वर्कर्स आते हैं, जैसे अगर आप हरियाणा पंजाब की बात करें, तो ये तो काफी सीजनल होता है। जो एग्रीकल्चर सीजनल होता है, जो हार्वेस्टिंग सीजन होता है, काफी माइग्रेंट वर्कर्स आते हैं। लेकिन जब एग्रीकल्चर सीजन नहीं होता है तो वो वापस चले जाते हैं या फिर कहीं और बेटर अपॉर्चुनिटी के लिए चले जाते हैं। तो जिसकी वजह से जो डिपेंडेंसी होती है ना, वो जो है यहाँ पे कम हो जाएगी अगर लोकल लोगों को एम्प्लॉयमेंट में रिजर्वेशन मिलेगा तो। हालांकि इसके बहुत सारे ड्रॉबैक्स भी हैं ऑफ कोर्स। सबसे बड़ा ड्रॉबैक तो यही है, इन्वेस्टमेंट। मैंडेटरी कोटा अगर आप कर दोगे तो भैया प्राइवेट कंपनी क्यों आएंगे आपके पास, क्योंकि उनको कंपटीशन एज ही नहीं है। भैया प्राइवेट कंपनी का मेन पर्पज क्या होता है, कॉस्ट को रिड्यूस करो, प्रॉफिट को इंक्रीज करो, यही तो काम होता है ना प्राइवेट कंपनी का, और प्रॉफिट कमाओ। कॉस्ट को डिक्रीज कैसे करोगे आप, जब आप ऐसे वर्कर्स को हायर करोगे जिनको कम सैलरी देनी पड़ेगी। प्रॉफिट को कैसे इंक्रीज करोगे, ताकि आपके लॉसेस कम होंगे। लेकिन प्राइवेट अगर आप लोकल लोगों को रिजर्वेशन देना शुरू कर दोगे तो उसकी वजह से जो कॉम्पिटिटिव का, जो फर्म का जो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज होता है वो कम हो जाता है। मतलब सोच के देखिए, हरियाणा वाला जो लोकल आदमी है वो आपसे 35,000 सैलरी लेता है, लेकिन वहीं पे जो आउटसाइडर है, हो सकता है वो सेम काम जो है 25,000 में भी कर देगा। ऐसा पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो कंपनी को तो इसमें बेनिफिट है ना। तो कंपनी को अगर बेनिफिट, अगर उसको 35,000 वाला पर्सन ही हायर करना पड़ेगा तो भाई कंपनी का एडवांटेज तो गया। वो हरियाणा में क्यों आएगी, वो बाहर जाएगी। इट इज बैरियर टू माइग्रेशन ऑल्सो। भैया इंडिया की डेमोक्रेसी है, आप कहीं पे जाके मूव कर सकते हो, कहीं पे जाके कोई भी ऑक्यूपेशन कर सकते हो, तो ये कहीं ना कहीं उसका भी बैरियर ही है। और माइग्रेशन
सिर्फ जॉब के लिए नहीं है, माइग्रेशन का एक बहुत बड़ा बेनिफिट होता है नेशन बिल्डिंग के अंदर, है ना। कल्चर इंटीग्रेशन होता है माइग्रेशन होने से, तो उसकी वजह से वो भी नहीं हो पाएगा, राइट। और लीगल इम्प्लीकेशन तो ऑफ कोर्स है ही, आर्टिकल 14 16 से 19 जो कि फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे, इनका वायलेशन भी यहाँ पे हो रहा है। पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन भी है। और सन ऑफ द सोइल मूवमेंट, जैसे महाराष्ट्र में कई बार देखने को मिलता है कि आउटसाइडर जो होते हैं महाराष्ट्र में, उनको वायलेंस किया जाता है उनके अगेंस्ट में। तो इस तरह से क्या होगा, जैसे छत्तीसगढ़ में भी यही हुआ, महाराष्ट्र में हुआ, हरियाणा में हुआ, ऐसे हर स्टेट के अंदर क्या होने लगेगा, वो लोकल लोगों को ही प्रोटेक्ट करने लगेंगे। तो इससे नेशनल इंटीग्रेशन और जो फेडरल, जो हमारा कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है उसके अगेंस्ट भी जाता है ना। ऑटोमेशन इंक्रीज होगा। कंपनीज क्या करेंगे, लोगों को हायर करने के बजाय क्या करेंगी, मशीनों का ज्यादा यूज करना शुरू कर देंगी। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि उनको लोगों को सैलरी देनी पड़ रही है। तो रोबोटिक्स का इस्तेमाल बढ़ जाएगा, सुपर कंप्यूटर का इस्तेमाल बढ़ जाएगा। तो ऑटोमेशन इंक्रीज होगा, जिससे जॉब लॉस होगा लेटर ऑन। सोशल इंप्लीकेशन भी ऑफ कोर्स है, एंड अनसस्टेनेबल सोल्यूशन। ठीक है। तो ये कोई रिजर्वेशन वगैरह भाई पर्टिकुलर सोल्यूशन नहीं है। इट्स बेटर कि आप जॉब्स क्रिएट करिए, रिजर्वेशन के बजाय जॉब्स क्रिएट करोगे तो दिक्कत ही नहीं है, लोकल लोगों को भी काम मिलेगा, माइग्रेंट लोगों को भी काम मिलेगा। वो एक बेटर सॉल्यूशन है ना, जॉब क्रिएट करना। चलिए, नेक्स्ट आर्टिकल क्या कहता है। आर्टिकल कहता है सुप्रीम कोर्ट स्टे सेज इट कैन एंड वेट फॉर द कंसेंसुअल डिवोर्स। ये पूरा आपको एक लाइन में बता देता हूँ क्या पूरा मामला है। कंसेंसुअल डिवोर्स का मतलब क्या होता है, जिसमें हस्बैंड और वाइफ दोनों ही एक दूसरे से डिवोर्स लेना चाहते हैं और म्यूचुअल कंसेंट है। हमेशा ऐसा नहीं होता है, कभी कभी हस्बैंड लेना चाहता है डिवोर्स, वाइफ नहीं लेना चाहती, एंड वाइस वर्सा ऑल्सो। होता क्या है, जब डिवोर्स का केस कोर्ट में जाता है, फैमिली कोर्ट में जाता है, तो कोर्ट उनको ये कहता है कि आपको कुछ टाइम के लिए वेट करना पड़ेगा। ठीक है। जैसे हस्बैंड और वाइफ दोनों कोर्ट में गए, उन्होंने कहा कि भाई हमारी आपस में नहीं बनती है, एक साल से ज्यादा हो गए हम एक दूसरे से अलग रह रहे हैं, हम एक दूसरे की शक्ल देखना भी पसंद नहीं है, हम एक दूसरे के साथ नहीं रहना चाहते, मिलोड हमें डिवोर्स दे दो। माई लोड क्या करते हैं, जज साहब क्या करते हैं, जज साहब उनको ये कहते हैं कि चलिए ठीक है, मैंने आपकी एप्लीकेशन सुन ली, अभी 6 महीने तक वेट करिए। 6 महीने तक एक दूसरे के साथ रह के देखिए, हो सकता है आपकी बात बन जाए, हो सकता है आपके जो बीच में झगड़े हैं वो सुलझ जाएं, और आप एक दूसरे के साथ रहिए, क्योंकि फैमिली तोड़ना एक लास्ट ऑप्शन होता है। तो कोशिश की जाती है कि फैमिली जुड़ी रहे। तो 6 महीने से लेकर 18 महीने तक का वेट करना पड़ता है एप्लीकेशन देने के बाद भी, हस्बैंड और वाइफ को डिवोर्स लेने के लिए। तो ये एक तरह का टॉर्चर ही तो है भाई। जो जब नहीं रहना चाहते तो काहे आप उनको लटका रहे हो, उनको डिवोर्स दीजिए, अपना अपना दुनिया में काम देखेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा था। आर्टिकल 142 का यूज करके, जो कि सुप्रीम कोर्ट को पावर देता है, और ये बात करता है कंप्लीट जस्टिस की। इसकी बात करता है कंप्लीट जस्टिस की। एग्जाम में प्रीलिम्स से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल टॉक्स अबाउट द कंप्लीट जस्टिस। आर्टिकल 142। आर्टिकल 142 का यूज किया सुप्रीम कोर्ट ने, और ये कहा कि कंसेंसुअल डिवोर्स वाले मामले में ये जो वेटिंग पीरियड है, इसे हम लोग खत्म कर रहे हैं। और भैया दोनों पार्टीज अगर डिवोर्स लेना चाहती हैं, और मामला यहां तक पहुंच चुका है, इरिवर्टिबल ब्रेकडाउन हो चुका है उनके रिलेशन का, रिलेशन को सुधारने का कोई चांस नहीं है, वो लोग ऑलरेडी एक दूसरे से दूर रह रहे हैं, तो उस केस में क्यों वेट करना, मैरिज को तुरंत के तुरंत जो है डिसोल्व कर दो। ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, अंडर आर्टिकल 142 ऑफ वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, विच टॉक्स अबाउट द कंप्लीट जस्टिस। ये है पूरा मामला। सेक्शन 13B ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट क्या कहता है, कि जो म्यूचुअल कंसेंट वाला जो भी केसेस होते हैं, ये पहले कहाँ पे जाएंगे, ये पहले मतलब फैमिली कोर्ट वगैरह के पास जाते हैं, और 6 महीने से 18 महीने तक का वेट करना होता है, उसको मैंने जैसा कि मैंने आपको बताया। यूजली प्रोसीजर क्या रहता है इंडिया में डिवोर्स का, हिंदू मैरिज एक्ट की, हम लोग यहाँ पे सिर्फ हिंदू हम लोग डिवोर्स की बात कर रहे हैं, क्योंकि हिंदू बाकी जैसे क्रिश्चियन है, मुस्लिम्स हैं, ज्यू, वो तो पर्सनल के अंदर आ गया। ठीक है। हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के अंदर जो सेक्शन 13B है, ये डिवोर्स का प्रोसीजर यहाँ पे सेटअप करता है म्यूचुअल कंसेंट के साथ। 30B1 क्या कहता है, तो पहले तो आप भैया फैमिली कोर्ट में जाओगे अपनी मैरिज को डिसोल्व करने के लिए। ठीक है। उसके बाद अगर आप एक दूसरे से दूर रह रहे हो, 1 साल 2 साल 3 साल जितने भी होता है, ठीक है, और आप साथ में नहीं रह सकते, सेक्शन 13B2 क्या कहता है, कि 6 महीने से लेकर 18 महीने तक की वेट करने की बात करता है, कि शायद बात बन जाए। ठीक है। ये मैंडेटेड होता है, बिल्कुल ही मैंडेटरी होता है, ऐसा करना ही पड़ता है आपको। ठीक है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता, अगर 6 महीने बाद भी, 7 महीने बाद, साल भर बाद भी बात नहीं बनती है, तो आपको बेसिकली डिवोर्स दे दिया जाता है। हालांकि
ये जो प्रोविजन है वो तभी लागू होता है जब आपकी शादी को कम से कम 1 साल हो गया होगा, उसके बाद ये 6 महीने का पीरियड शुरू होता है। लेकिन कई केस में ऐसा भी हो सकता है कि भैया 6 महीने से 1 साल भर से पहले ही अगर किसी को डिवोर्स लेना है, तो उस केस में लगता है सेक्शन 14। सेक्शन 14, तो वो कई सारे केस में हो सकता है, जैसे जैसे इंसैनिटी, रिनेंसिएशन, क्रुएलिटी, डिजर्शन, अडल्ट्री, डाउरी थ्रेट वगैरह, बहुत सारे केस में ऐसा हो सकता है। उस केस में ये जो मैंडेटरी पीरियड है 6 महीने वाला, इसको रिड्यूस किया जा सकता है कोर्ट के द्वारा। तो ये बनता है पूरा प्रोसीजर। लेकिन इसके साथ कई सारे इश्यूज हैं। जो प्रेजेंट हमारे पास प्रोसेस है भैया बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। तो एक तरह का टॉर्चर है दोनों को लेके। कोर्ट ने कहा कोई बात नहीं बेटा, अगर आपका रिलेशन ऐसे मोड पे पहुंच गया है, इरिवर्टिबल ब्रेकडाउन हो चुका है, तो हम लोग आपको वेटिंग पीरियड खत्म कर देते हैं, आपको तुरंत के तुरंत इमीडिएटली डिवोर्स मिल जाएगा। तो ये एक लैंडमार्क सा डिसीजन आया है। प्रीलिम्स के लिए आपको दो तीन चीजें याद रखनी है। सबसे मेन इंपॉर्टेंट तो यही है, आर्टिकल 142 जो कि कंप्लीट जस्टिस की बात करता है। ये आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। बाकी आर्टिकल सेक्शन 14 और सेक्शन 13B1 अगर आप याद करना चाहो तो इसको भी याद कर सकते हो। ठीक है, चलिए जी आगे बढ़ते हैं। पेट्रोलिंग यूनिट्स, एंटी स्मोक गन्स, स्प्रिंकलर्स, सीएम अनवील्स प्लान टू कर्व एयर पोल्यूशन। तो दिल्ली में एयर पोल्यूशन की समस्या तो है, इसमें तो कोई बात छिपी नहीं है किसी तरह से। सो प्रॉब्लम्स तो हैं, सॉल्यूशन क्या है? वो जो है केजरीवाल जी ने बताया कि हम लोग क्या क्या सॉल्यूशन करेंगे। थोड़ा सा देख लेते हैं, आंकड़े देख लेते हैं कि क्या पिछले कुछ सालों में क्या दिल्ली में एक्चुअली में पोल्यूशन कम हुआ है। बिल्कुल हुआ है। 2016 और 2022 के बीच में जो सीवियर एयर क्वालिटी इंडेक्स था, इसके अंदर 30% रिडक्शन हुआ है। पहली बात तो ये। दूसरी बात, जो बहुत पुअर या सीवियर एयर क्वालिटी इंडेक्स की जो साइट्स थी पहले दे, वो थी 124, जो घट के हो गई है 172। तो कुछ तो कम हुआ है, इसमें कोई डाउट नहीं है। कारण क्या है पोल्यूशन का? विंटर और समर में अलग अलग है। विंटर में पोल्यूशन होता है किसकी वजह से? वेदर पैटर्न की वजह से, क्योंकि जो एयर है वो रुक जाती है, हाई प्रेशर होता है, विंड मूवमेंट बहुत ही मिनिमम होती है, तो एकदम में स्टैग्नेंट हो जाती है एयर। तो वो रीजन हो गया। स्टबल बर्निंग जो कि नेबरिंग स्टेट्स हरियाणा, पंजाब, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, थोड़ा बहुत राजस्थान वगैरह में होती है, वो सब करके। व्हीकल एमिशन एंड ओपन बर्निंग, ये कुछ रीजन है विंटर में। समर में जो मेन रीजन है वो है लैंडफिल फायर्स। देखिए जो इंडस्ट्री है, कंस्ट्रक्शन है, वो तो चल ही रही है समर के अंदर, लेकिन जो लैंडफिल्स वगैरह होती हैं, जो डंपिंग साइट्स होती हैं, उनके अंदर भी आग लग जाती है नेचुरल तरीके से। तो उसकी वजह से जो पोल्यूटेंट्स जो है, टॉक्सिक्स होते हैं, केमिकल्स होते हैं, वो उनकी बर्निंग होती है और फिर वो पोल्यूशन क्रिएट करते हैं। तो ये तो हो गई प्रॉब्लम्स। सॉल्यूशन क्या बताया है अभी? क्या हो सकता है सॉल्यूशन? देखिए स्टबल बर्निंग वगैरह के बारे में हम लोग सेपरेटली बहुत बात कर चुके हैं, तो अभी आज उसके बारे में बात है सच नहीं करेंगे। सॉल्यूशन क्या सजेस्ट किए गए? सॉल्यूशन सजेस्ट किए गए, देखिए रोड स्वीपिंग मशीन। दिल्ली में पोल्यूशन का जो सबसे बड़ा रीजन है वो है कंस्ट्रक्शन साइट्स। कंस्ट्रक्शन साइट से जो डस्ट निकलता है, वो डस्ट बाद में हमारे रोड्स वगैरह के ऊपर जो है वो सेटअप हो जाता है। और तो जब ट्रैफिक वगैरह चलती है तो वो उड़ जाता है, और जो PM2.5, PM10 वगैरह वो हमारी लंग्स के अंदर चला जाता है। तो पहली बात तो भैया जो मैकेनिकल रोड स्वीपिंग मशीन्स हैं, वो दिल्ली में बहुत सारी परचेज की जाएंगी, जो कि सड़कों की सफाई करेंगी। वाटर स्प्रिंकलर्स, खासकर ऐसी जगह पे जहाँ पे कंस्ट्रक्शन बहुत ज्यादा होती है, तो पानी का छिड़काव किया जाएगा, मिट्टी नहीं उड़ेगी। एंटी स्मोक गन्स वगैरह का भी यूज किया जाएगा। ये भी बेसिकली वाटर स्प्रिंकलर जैसा ही होता है लगभग लगभग। इसमें बेसिकली जो खासकर विंटर के टाइम में जो स्मोक होता है, जो पोल्यूशन होता है, ये पानी का छिड़काव करते हैं एक तरह से, वाटर वेपर्स वगैरह निकलते हैं इससे, और फिर वो वाटर वेपर वगैरह बाद में जमीन पे आ जाते हैं विद पोल्यूटेंट्स। तो ये एक तरीका है। पिछली बार इस तरीके को यूज किया गया था, 2 3 सालों से यूज किया जा रहा है, इफेक्टिव नजर आ रहा होगा शायद सरकार को, इसलिए सरकार चाहती है कि इसके साथ हम लोग आगे बढ़े। तो वो चीजें हो गई। जो छोटी छोटी स्मॉल लेन्स होती हैं जो MCD के अंडर में आती हैं, तो वहाँ पे हफ्ते में 2 से 3 बार जो पानी की छिड़काव वहाँ पे किया जाएगा। कई टीम्स वगैरह तैनात की जाएंगी जो दिन में और रात में जो है पेट्रोलिंग करेंगी, और ये पता लगाएंगी कि कारण क्या है पोल्यूशन का। तो जो कारण अगर आपको मिल गया तो सोल्यूशन भी मिल जाएगा। तो वो सब यहाँ पे किया जाएगा। रियल टाइम सोर्स अपोर्शनमेंट स्टडी की जाएगी। मतलब वही है जो ऊपर वाली बेसिकली बात है, कि आइडेंटिफाई करना है सोर्स को। कि वो क्या सोल्यूशन, वो क्या वो ट्रैफिक है, क्या वो कंस्ट्रक्शन साइट है, क्या वो इंडस्ट्री है, क्या वो लैंडफिल है। जो भी सोल्यूशन होगा उसके हिसाब से उसको देखा जाएगा।
और इन्होंने कुछ और चीजें बोली हैं जो कि नई कंस्ट्रक्शन साइट हैं वहां पे, जो कि 500 स्क्वायर मीटर से ज्यादा की कंस्ट्रक्शन हो रही है, तो उनको दिल्ली गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर करना करवाना पड़ेगा। टाइम टू टाइम उनका इंस्पेक्शन किया जाएगा, वो सब चीजें वहां पे होंगी। लेकिन इतने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि दिल्ली में जो पोल्यूशन की समस्या है वो सिर्फ दिल्ली की समस्या नहीं है। दिल्ली में ही पोल्यूशन क्रिएट नहीं होता, बल्कि नेबरिंग स्टेट से भी दिल्ली में पोल्यूशन आता है। तो नेबरिंग स्टेट जैसे हरियाणा, पंजाब वगैरह के साथ मिलकर काम किया जाएगा। तो दीज आर सम ऑफ द सोल्यूशन जो कि यहाँ पे सजेस्ट किए गए हैं। चलिए, इंडिया लीड्स इन लॉन्ड्रिंग रशियन ऑयल एंड सेलिंग टू यूरोप। देखिए, ये सबको पता है कि भैया प्राइस प्राइस कैप लगाया गया है रशियन ऑयल के ऊपर, यूरोपियन कंट्रीज की तरह अमेरिका के द्वारा। और ये किस लिए लगाया गया है, ताकि देखिए रशिया का जो रिवेन्यू सिस्टम है, जो प्रॉफिट सिस्टम है, वो सबसे बड़ा है ऑयल और नेचुरल गैस। रशिया की इकोनॉमी मोस्टली ऑयल और नेचुरल गैस के ऊपर ही टिकी हुई है। तो यूक्रेन वॉर को फंडिंग कहाँ से मिल रही है, वो भी यहीं से मिल रही है। तो इसलिए प्राइस कैप लगाई गई थी ऑयल के ऊपर, ताकि जो प्रॉफिट है रशिया का वो रिड्यूस हो सके, और वो यूक्रेन में अपने वॉर को फंडिंग ना कर सके। इंडिया उस ग्रुप का पार्ट नहीं है जहाँ पे प्राइस कैप लगाया गया है। लेकिन इंडिया बहुत सारा रशियन ऑयल परचेज करता है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, रशिया से क्रूड ऑयल परचेज करते हैं। हमारे यहाँ पे बहुत सारी रिफाइनरीज हैं, उन रिफाइनरीज में हम उसको रिफाइन करते हैं, उससे पेट्रोल बनाते हैं, डीजल बनाते हैं। और यहाँ से वो जो पेट्रोल डीजल है यूरोप के अंदर, उसको हम लोग एक्सपोर्ट कर देते हैं। तो यूरोप क्योंकि खुद रशिया से परचेज नहीं कर रहा है, लेकिन हमारे थ्रू इनडायरेक्टली परचेज कर रहा है। तो कहीं ना कहीं बेसिकली जो रशिया का जो रिवेन्यू मॉडल है उसके ऊपर कोई दिक्कत नहीं है। पांच ऐसी कंट्री हैं जो इसके अंदर आइडेंटिफाई की गई हैं यहाँ पे, जिसके अंदर एक तो अपना इंडिया ही आ गया, चाइना, टर्की, यूएई और सिंगापुर। ये पांचों कंट्री क्या कर रही हैं, मनी एक तरह से लॉन्ड्रिंग कर रही हैं रशियन ऑयल को, वहां से खरीद रही हैं, रिफाइनरी में भेज रही हैं और वापस यूरोप को एक्सपोर्ट कर रही हैं। दो पोर्ट हैं इंडिया में, जो रिफाइनरी जो इन्होंने बात की है। पहली है जामनगर के अंदर, जामनगर के अंदर जो रिलायंस जिसका मालिक है भाई, ठीक है, ये वाला हो गया। दूसरा हो गया वादीनार पोर्ट, ठीक है, यहाँ पे भी एक जो है रिफाइनरी अपने पास पड़ती है। मजे की बात यह है कि जो वादीनार पोर्ट है, इसके अंदर 49% जो शेयर है वो पता कौन सी कंपनी के हैं, वो है रोजनेफ के। और रोजनेफ एक रशियन कंपनी है। चलिए, रिलायंस तो इंडियन कंपनी हो गई। तो ये दो कंपनी ऐसी हैं, ये दो जगह ऐसी हैं जहां से हम लोग रशिया से ऑयल मंगवाते हैं, रिफाइन करते हैं और यूरोप के अंदर ट्रांसफर। तो ये कहीं ना कहीं यूरोप का भी एक हिपोक्रेसी नजर आती है। क्यों? ये ऑब्वियस सी बात है, अगर हम लोग जर्मनी को डीजल भेज रहे हैं, तो जर्मनी को तो पता है ना कहाँ से आ रहा है। ऑब्वियस, अगर पोलैंड को हम लोग यहाँ से डीजल भेज रहे हैं, तो पोलैंड को तो पता है ना कि अल्टीमेटली रशिया से ही आ रहा है। तो ये सिर्फ हमारी हिपोक्रेसी नहीं है, ये उनकी भी हिपोक्रेसी है। हम तो क्योंकि ग्रुप का पार्ट है ही नहीं, हम तो ये कर सकते हैं। लेकिन भैया आप तो ग्रुप का पार्ट हो ना यार, ये कैप कोलिशन का। आप ऐसा क्यों कर रहे हो? क्योंकि इनको जरूरत है। तो कहीं ना कहीं बेसिकली जो भी चीजें पहले हो रही थी उसके ऊपर ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। इवन इसमें सबसे बड़ा बेनिफिट यहाँ पे रशिया को ही नजर आ रहा है, क्योंकि रशिया का तो ऑयल जितना पहले बिक रहा था, अभी उससे ज्यादा भी वो एक्सपोर्ट कर रहा है। तो ये एक फिनलैंड की कोई फर्म है, कोई एनजीओ टाइप का है, उसने ये स्टडी किया था। और जिसमें उन्होंने कहा था कि भैया इंडिया और ये जो कंट्रीज हैं, पांच कंट्री, ये रशियन ऑयल की मनी लॉन्ड्रिंग जैसा, मतलब लॉन्ड्रिंग कर रही हैं। ये जो है उन्होंने कहा था। बाकी इसमें कुछ और खास था नहीं। इनॉग्रल एशियन इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज इन साउथ चाइना सी फ्रॉम टुडे। तो एशियन का तो आपको पता होना चाहिए कि एशिया के अंदर कौन कौन सी कंट्री आती हैं। वियतनाम, लाओस, म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, मलेशिया, ब्रुनेई और फिलीपींस। तो यहाँ पे आता है जी आपका सिंगापुर। तो इस बार होने वाली है यहाँ पे एक्सरसाइज। तो एक एक्सरसाइज यहाँ पे होगी और दूसरी एक्सरसाइज जो है वो साउथ चाइना सी के अंदर होगी। राइट, तो उसके लिए इन्होंने इंडिया को भी इनवाइट किया है। तो इंडिया एशियन, एशियन मतलब एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, इनका एक मिलिट्री कोऑपरेशन के लिए जो एक्सरसाइज होगी, इसका नाम क्या रखा गया है? एशियन इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज, AIME। ये आपने याद रखना है प्रीलिम्स के लिए। AIME, एम कह सकते हो, एशियन इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज। आज से शुरू हो जाएगी, ठीक है। बाकी हमारे जो नेवल चीफ हैं एडमिरल R हरि कुमार जी, वो भी वहां पे गए हुए हैं। तो क्या होगा, वैसे यहाँ पे दो एक्सरसाइज होंगी। एक का नाम है IMDEX 23, इंटरनेशनल मैरीटाइम डिफेंस एग्जीबिशन, और दूसरा है इंटरनेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस।
दोनों ही सिंगापुर के अंदर होने वाली हैं। तो हमारे जो एडमिरल हैं वो इसीलिए वहां पे गए हैं पार्टिसिपेट करने के लिए। 2 फेज में होगा। पहला फेज होगा हार्बर फेज। हार्बर फेज जो एक्सरसाइज है वो कहाँ पे होगी? चांगी नेवल बेस। चांगी नेवल बेस जो है वो सिंगापुर का सबसे बड़ा नेवल बेस आता है। ये एक्सरसाइज होगी 2 से लेकर 4 तारीख तक, मतलब आज कल और परसों। फिर होगा सी फेज। सी फेज होगा मई 7 से लेकर 8 तक। ये होगा साउथ चाइना सी के अंदर। ये जो एक्सरसाइज है आई एम डेक्स की 1997 के अंदर शुरुआत हुई थी, और ये हर साल किया जाता है। और इस बार इंडिया को भी यहाँ पे इनवाइट किया है। इंडिया से कौन कौन पार्टिसिपेट करेगा? एक हमारा करेगा आईएनएस दिल्ली, इंडियन नेवल शिप दिल्ली, और इंडियन नेवल शिप सतपुड़ा। ये दोनों ही इंडिजिनस है भैया। इंडिया के अंदर ही डिजाइन किए गए हैं, इंडिया के अंदर ही बनाए गए हैं। आईएनएस दिल्ली क्या है? ये इंडिया का पहला इंडिजेनियसली बिल्ट गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है। आईएनएस सतपुड़ा क्या है? ये इंडिया का पहला इंडिजेनियसली बिल्ड गाइडेड मिसाइल स्टेल्थ फ्रीगेट है। स्टेल्थ का मतलब होता है ऐसी टेक्नोलॉजी इसके अंदर यूज होती है कि जिसमें जो दुश्मन के रडार होते हैं वो नहीं पकड़ पाते हैं। ये बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी मानी जाती है, स्टेल्थ फ्रीगेट टेक्नोलॉजी। ठीक है। और हमारी जो नेवी का ईस्टर्न फ्लीट है जो कि विशाखापट्टनम में स्थित है, वो वहां पे गए हैं। तो ये छोटी छोटी चीजें आपको जो है पता होनी चाहिए, बाकी तो इसमें कुछ खास है नहीं। चलिए, हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। द डेथ ऑफ अनदर नेहरूवियन आइडिया। देखिए, आपको ये टाइटल से पता लग रहा होगा कि बिल्कुल एंटी गवर्नमेंट आर्टिकल होने वाला, और जो कि है भी। लेकिन मैं कोशिश किया कि यहाँ पे जो वो चीजें हैं थोड़ा रिमूव कर दी जाएं, एक न्यूट्रल आर्टिकल के तरीके से इसको देखा जाए। जैसे अब जैसे नई सरकार जो है जो पावर में आई थी, इन्होंने सबसे पहले क्या किया था? हमारा जो प्लानिंग कमीशन था उसको खत्म कर दिया था और उसको नीति आयोग से रिप्लेस कर दिया था। हालांकि ये डिमांड बहुत पहले से हो रही थी। इवन मनमोहन सिंह जी ने भी कहा था कि प्लानिंग कमीशन को हटा दिया जाना चाहिए, क्योंकि प्लानिंग कमीशन जिस पर्पज के लिए बना था वो समय अलग था। उस समय हमारी जो मोस्टली इकोनॉमिक एक्टिविटीज थी उसके ऊपर गवर्नमेंट का कंट्रोल हुआ करता था। लेकिन 1991 के बाद हमारा पूरा फोकस किसके ऊपर हो गया? प्राइवेट सेक्टर के ऊपर हो गया, क्योंकि हम लोगों ने अपनी इकोनॉमी को ओपन कर दिया। तो प्लानिंग कमीशन का कोई रेलेवेंस खत्म हो गया था उसके बाद। प्लानिंग कमीशन का रेलेवेंस तब हुआ करता है जब गवर्नमेंट कंट्रोल करती है प्रोडक्शन को, डिस्ट्रीब्यूशन को। लेकिन 1991 के बाद वो खत्म हो गया। तो बड़े सालों से डिमांड हो रही थी, लेकिन फाइनली सरकार ने इसको खत्म कर दिया। लेकिन हम यहाँ पे प्लानिंग कमीशन की बात नहीं कर रहे हैं। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं विज्ञान प्रसार की बात कर रहे हैं। विज्ञान प्रसार को भी सरकार अभी धीरे धीरे खत्म करने वाली है। मतलब आप समझ लिए खत्म कर ही दिया एक तरह से। विज्ञान प्रसार है क्या? विज्ञान का मतलब होता है साइंस, और प्रसार का मतलब होता है उसको स्प्रेड करना, उसको फैलाना, अवेयरनेस फैलाना। तो विज्ञान प्रसार का जो बेसिक जो ऑब्जेक्टिव है वो है कि साइंस के जो आइडियाज हैं, साइंटिफिक टेम्पर, उसको पब्लिक के अंदर उसको पॉपुलराइज करना है। साइंस के आइडियाज को पॉपुलराइज करना है रूरल पॉपुलेशन में, अर्बन पॉपुलेशन वगैरह में। क्योंकि हमारे देश में मोस्टली लोग क्या है, इलिटरेट हुआ करते थे। वो साइंस के ऊपर बिलीव नहीं, अवेयरनेस ही नहीं थी। वही झाड़ फूंक और जो पुराने तरीके चल रहे थे वो उसी के अंदर बिलीव किया करते थे। लेकिन विज्ञान प्रसार ने ये कहा कि नहीं, हम इसको चेंज करेंगे। लोगों के मन में साइंस के प्रति जो है वो फीलिंग लेके आएंगे, अवेयरनेस लेके आएंगे, ताकि वो लोग साइंस में बिलीव करें रादर देन झाड़ फूंक और वो सारी जो चीजें हमारे यहाँ पे चलती थी, आज भी चलती है, ऐसी बात नहीं है। तो नेहरू जी का ये आइडिया था आफ्टर 47। और कई सारी चीजें हम लोगों ने यहाँ पे जैसे आईआईटीज वगैरह और वो सब जो है वो इसरो वगैरह वो सब हम लोगों ने उस समय पे यहाँ पे बनाया। सतीश धवन स्पेस सेंटर, बार्क वगैरह सब हम लोगों ने बनाया। क्योंकि नेहरू जी जो है वो एक, नेहरू जी ने खुद ये कहा है कि नेहरू जी वॉज नॉट अ बिलीवर इन गॉड, और एक एथियस्ट थे। और वो साइंस में ज्यादा बिलीव किया करते थे। तो अपने आइडियाज को आगे करने के लिए फिर बाद में उन्होंने वो सब चीजें की। साइंटिफिक टेम्पर इंडिया में आया, और फिर कहीं ना कहीं ग्रीन रेवोल्यूशन भी उसका ही एक पार्ट है। और उसी थॉट को आगे बढ़ाते हुए 1989 के अंदर विज्ञान प्रसार की जो है वो स्थापना की गई। तो उनका जो आइडिया था नेहरू जी का, साइंस कम्युनिकेशन को इंक्रीज करने के लिए, साइंटिफिक अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए, वो सब चीजें यहाँ पे की गई। इसकी शुरुआत जो है 1989 से हुई थी, लेकिन इसकी जो बैकग्राउंड है वो थोड़ी सी उससे पहले जाती है। जैसे विज्ञान मंदिर का कॉन्सेप्ट जो है यहाँ पे एक आया था, जिसमें जो है साइंस सेंटर्स वगैरह ओपन किए गए थे ऑल ओवर इंडिया, रूरल पॉपुलेशन को अवेयर करने के लिए। वो सब स्कूल्स वगैरह, कॉलेज वगैरह के अंदर वो सब चीज़ें यहाँ पे अवेयरनेस कैंपेन वगैरह चलाए जाते थे। इन द 1960s साइंस कम्युनिकेशन कैसे किया जाता था क्योंकि आज उस समय टीवी सोशल मीडिया तो हुआ नहीं करता था।
रेडियो ही हुआ करता था। तो रेडियो के माध्यम से जैसे कृषि विज्ञान केंद्र के बारे में जो है लोगों को बताया गया। फिर बाद में नेशनल साइंस काउंसिल फॉर द साइंस एंड द टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन एनसीएसटी बनाए गए 1982, जो आज भी काम कर रहा है। और इसके साथ मिलकर फिर जो है भारत जन विज्ञान जत्था मूवमेंट जो है चलाई गई। ये लोग गांव में, स्कूल में, कॉलेज में जाके जो है मूवमेंट किया करते थे, अवेयरनेस कैंपेन वगैरह चलाया करते थे। और फिर इन्हीं के कॉम्बिनेशन से निकला विज्ञान प्रसार। विज्ञान प्रसार निकला। और विज्ञान प्रसार का मेन काम आपको मैंने बता ही दिया। इसका मेन काम है साइंटिफिक टेम्पर को इंक्रीज करना, और रेडियो के द्वारा, टीवी के द्वारा जो है प्रोग्राम चलाना। तो 1990s के समय में अगर आप देखो तो बहुत सारे प्रोग्राम चला करते थे विज्ञान प्रसार के द्वारा। विज्ञान विधि, भारत की छाप, मानव का विकास, क्यों और कैसे, क्वेश्चन ऑफ साइंस, एक्लिप्स 91, ये इस तरह के प्रोग्राम चलाए जाया करते थे। क्योंकि उस समय सिर्फ टीवी और रेडियो ही दूरदर्शन और रेडियो ही माध्यम हुआ करते थे। और इसने बहुत जबरदस्त काम किया। और लेकिन अभी कुछ समय से जो है इनके अंदर कुछ चेंजेस नजर आए। पहले के अगर आप प्रोग्राम को देखोगे ना, 1990s के प्रोग्राम को देखोगे, तो उसमें आपको ये नजर आएगा कि वो बिल्कुल न्यूट्रल हुआ करते थे। गवर्नमेंट का कोई प्रमोशन उसके अंदर नहीं हुआ करता था, कोई प्रोपागेंडा नहीं हुआ करता था। एकदम जो उसका पर्पस होता था उसके ऊपर ही काम करते थे। लेकिन अब वो चीजें जो है वो चेंज हो गई। जैसे अब डीडी साइंस का हमारा एक प्रोग्राम आता है, डीडी साइंस, जो कि दूरदर्शन के साथ मिलके आता है। अगर आप इस पे डीडी साइंस को अगर आप देखोगे, इसमें मोस्टली ये डेली 1 घंटे का प्रोग्राम होता है। मोस्टली इसके अंदर क्या होता है, वही पुरानी टेलीकास्ट चलाई जाती है। और जो नई टेलीकास्ट चलाई जाती है उसमें मोस्टली गवर्नमेंट की ही जो प्रमोशन किया जाता है। विज्ञान प्रसार के अंदर जो लीडर्स हैं, जो लोग हैं, वो भी सरकार ने अपने मंत्रियों संतरियों को बैठा दिया है। एक ओटीटी साइंस करके हमारा चैनल आता है, जिसके ऊपर मोस्टली फोकस किसके ऊपर होता है, या तो प्राइम मिनिस्टर की रिपब्लिक डे स्पीच चलाई जाती है, परीक्षा पे चर्चा वगैरह, मन की बात, वो सब चलाई जाती है। और क्या होता है, जो हमारी पुरानी साइंस हुआ करती थी, ठीक है, उसके बारे में बढ़ा चढ़ा के बातें की जाती हैं। अरे जो प्रेजेंट साइंस के बारे में बातें नहीं होती हैं, पुरानी साइंस के बारे में बात होती है, ग्लोरीफाई किया जाता है पास्ट को। ठीक है, आप पास्ट को ग्लोरीफाई करिए, लेकिन एक हद तक करिए, क्योंकि उसका प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट क्या है, प्रेजेंट रेलेवेंस क्या है, उसके ऊपर ज्यादा फोकस होना चाहिए। तो बेसिकली आज के समय में जो डीडी साइंस पे या फिर जो दूसरे प्रोग्राम चलाए जाते हैं विज्ञान प्रसार के द्वारा, उनके ऊपर ज्यादातर सरकार का इंटरफेरेंस हो चुका है। सरकार अपनी ग्लोरिफिकेशन करती है, अपनी स्कीम्स वगैरह के बारे में चर्चा करती है। जो रियल कॉन्टेक्स्ट है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे खत्म होता नजर आ रहा है, जो कि इस आर्टिकल के अंदर बताया गया है। अब कितना है नहीं है वो एक अलग बात है, आप खुद जज कर सकते हो चीजों को भी, कि आपका ऐसा नजर आ रहा है कि नहीं, चीजें बिल्कुल सही चल रही हैं, वो आप खुद उस पोजीशन में हो, आप बता सकते हो। बट एनीवेज, आर्टिकल अगर ने ये कहा है तो ये थोड़ा सा आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है जी, बाकी कुछ एडिशनल आर्टिकल भी अपने पास है, अगर आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। ये मेती कम्युनिटी जो है एसटी कम्युनिटी की डिमांड कर रही है, तो ये थोड़ा सा आप देख सकते हो। मणिपुर से बिलोंग करती है भाई, मेती एक ट्राइब है, ठीक है, मणिपुर से बिलोंग करती है। प्रीलिम्स के लिए कम से कम इतना तो पता होना चाहिए। कंसल्टेशंस ऑन सेडिशन लॉ आर इन द फाइनल स्टेज। सेडिशन लॉ मतलब सेक्शन 124A, यहाँ से ऑलरेडी यूपीएससी में क्वेश्चन आ चुका है, जो कि सेडिशन के बारे में बात करता है। 1937 में थॉमस मैकॉले के द्वारा इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, लेकिन इसको हटा दिया गया था। फाइनली सेक्शन 124A को 1870 के अंदर हमारा जो इंडियन पिनल कोड है उसके अंदर इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। आज भी ये आर्टिकल 124 सेक्शन 124A के अंदर में ही कंसिडर किया जाता है। इसमें होता क्या है, कोई भी ऐसा पर्सन जो कि वर्ड्स के थ्रू, स्पोकन या रिटन, साइंस के थ्रू, विजुअल रिप्रेजेंटेशन, मतलब टीवी वगैरह कोई मूवी बना दिया, डॉक्यूमेंट्री वगैरह बना दिया, किसी भी चीज के थ्रू अगर वो एक्साइट करता है डिसअफेक्शन अगेंस्ट गवर्नमेंट, तो उसके खिलाफ जो है देशद्रोह यानी कि सेडिशन का मुकदमा चलाया जा सकता है। ये एक नॉन बेलेबल ऑफेंस होता है। 3 साल तक की सजा या फिर लाइफ टर्म की सजा आपको इसमें मिल सकती है। अगर एक बार किसी के ऊपर सेडिशन लग गया तो भैया समझ लो आपको गवर्नमेंट जॉब तो नहीं मिलेगी, और बेल मिलना भी लगभग नामुमकिन हो जाता है इसमें। तो ये तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि भाई क्यों ना इसको हटा दिया जाए सेडिशन को। तो सरकार ने थोड़ा समय मांगा है सुप्रीम कोर्ट से, और उसके ऊपर बातचीत चल रही है। तो उसी केस में सरकार ने ये कहा है कि कंसल्टेशन जो है वो जारी है, चल रही है। लेट्स होप इसमें क्या होता है, बाकी आगे देखेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही था। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।